કમ્પ્લીટ તમામ પત્રકાર ભાઈઓનું રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે આપની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં સ્વાગત છે। આપણી વચ્ચે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના સદસ્ય, પૂર્વ સાંસદ અને એઆઈસીસીના સંયુક્ત ટ્રેઝરર એવા સન્માનીય વિજય ઇન્દર સિંઘાજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। તેઓ આપની સાથે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરશે નેશનલ હેરાલ્ડના મુદ્દે। સાથે અમારા સાથી महामंत्री गुजरात प्रदेश कांग्रेसના કહીમ મિર્જાજી, એઆઈસીસીના જોઈન્ટ સેક્રેટરી નિલેશભાઈ પટેલ, મારા સાથી પ્રવક્તા ભાઈ શ્રી હિરેનભાઈ બેનકર પણ આ પત્રકાર પરિષદમાં ઉપસ્થિત છે। હું વિનંતી કરું છું વિજય ઇન્દર સિંઘાજીને કે તેઓ આજની પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરે। સન્માનીય વિજય સિંઘાજી। धन्यवाद मनीष भाई। सबसे पहले मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस प्रेस वार्ता के लिए आपको आमंत्रित किया गया और आप सबने अपना वक्त निकाला और आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब से आता हूं, पार्टी के लिए काम करता हूं। पश्चात में भी आप लोगों से संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंच पर कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ वरिष्ठ नेतागण और यहाँ के प्रेस के सभी साथी, आज एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस के बारे में जो भाजपा ने लंबे समय पर कांग्रेस पार्टी की हमारी सीपीपी की नेता सोनिया जी, हमारे लोकसभा के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो चार्जशीट फाइल की है उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं। आप सब लोगों के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी का सेशन अहमदाबाद में हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको अपने चैनल में, अपने अखबारों में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशंस को बहुत अच्छे से लिखा, मजबूती से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं धन्यवाद भी करता हूं। और वही एक कारण था कि जब कांग्रेस पार्टी ने उस अधिवेशन के तहत इस देश के जो मुद्दे थे, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने अधिवेशन के तहत लोगों तक उन मुद्दों को रखने की बात की, चाहे महंगाई की बात थी, प्राइस राइज की बात थी, किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर ट्रंप के साथ एक नजदीकी रिश्ते की बात करते हैं और जब व्यापार की बात आती है तो किस प्रकार से टैक्स हमारे लोगों के ऊपर लगता है, किस प्रकार से आपने देखा जब बीजेपी की सरकार इस देश में आई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को खत्म करने का बदलाव इस देश में लेके आने की बात रखी और किस प्रकार से बीजेपी की सरकार चाहे प्रदेश के अंदर है चाहे देश के अंदर, उन्होंने इन मुद्दों से अपनी आंखों को दूर किया। और आपको यह भी याद होगा कि जब पहली बार बीजेपी की सरकार देश में बनी तो अगर नरेगा जैसा कानून जो कांग्रेस लेकर आई थी उसके अंदर भी बजट के एलोकेशन के अंदर कटौती की गई। सोच किस तरह की है? आज देश के अंदर विभिन्न मुद्दे, महंगाई का मुद्दा हो, लोगों की को जो कमजोरी महसूस हो रही है, बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार का वादा था वो नहीं मिल पा रहा, वो सभी मुद्दों को भड़काने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस, जो कि एक बंद हुआ केस था, और मैं ये बात अपने साथियों के साथ, आप लोगों के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में इस बात की शुरुआत की, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया, ईडी संज्ञान में वो केस आया। और आपको ये बताकर मैं जरूर बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने ही इस केस को खारिज किया, और खारिज ही नहीं किया, यह भी कहा कि अंडर सेक्शन 29B और 29C के तहत
भी राजनीतिक दल अगर उसके पास कुछ पैसा है वो अपने पार्टी के कार्य के लिए उसको खर्च कर सकता है, तो इसके लिए इस केस के अंदर कोई जान नहीं। ईडी ने जो केस ईडी के संज्ञान में उसको बताया था, तो 2015 में ईडी ने भी इस केस को खत्म कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2015 के अंदर जो ईडी के डायरेक्टर थे मिस्टर कटोच, उनकी बदली कर दी गई। 2020 में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अपने कागज को वापस, उसके बाद से लगातार बीजेपी ने इसको अपनी तरफ से इसके कागज को कंप्लेंट बनाया। और आप सब जानते ही हैं कि जो ईडी है वो तो आज बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। और जो काम उन्होंने किया, डायरेक्टली बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड के ऊपर कंप्लेंट दी ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। और फिर कुछ संपत्ति का एक अटैचमेंट ऑर्डर आया 2023 में, और जब अटैचमेंट ऑर्डर आया अब अप्रैल 2024 के अंदर, उसी अटैचमेंट ऑर्डर के तहत 365 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी। और जिस दिन यहां पर अधिवेशन खत्म होता है, जिसके अंदर अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी की सोच, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच के तहत आजादी के अंदर उन लोगों की कुर्बानियां, उनकी पश्चात के अंदर रही मजबूत तरीके से इस देश को बांधने का काम, वो सभी डेट्स को अगर आप देखो तो 365 दिन, जब ईडी को चार्जशीट फाइल करने के लिए 1 साल का वक्त था, तो 365वें दिन जाकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की। तो इससे क्या समझते हो आप? एक केस जिसको इलेक्शन कमीशन बंद कर चुका, एक केस जिसको ईडी खुद बंद कर चुकी, और उसी केस के अंदर बीजेपी उसको खुद ईडी के अंदर उसकी एप्लीकेशन देने के बाद उसका अटैचमेंट ऑर्डर निकलवा दिया, और उसके 365 के बाद उसका चार्जशीट फाइल कर दिया। तो मैं समझता हूं कि आप इसको खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे भाजपा की सोच क्या है। अब नेशनल क्या है? आप सब लोग पत्रकार भाई अपने अपने अखबार के लिए लिखते हैं, अपने अपने चैनल के अंदर लोगों की, आवाम की आवाज को उठाने का कार्य आप लोग करते हैं। तो आज नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड एक अखबार जो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त में चालू किया जब हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा करते थे। अंग्रेजों की लड़ाई की आवाज को बुलंद करने के लिए उस अखबार की स्थापना की गई है, हेराल्ड की, जहां से शुरुआत हुई। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं, ये अकेले नेशनल हेराल्ड की बात नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने, अब ये ईडी क्या होता है? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की बात ही होती है। मनी लॉन्ड्रिंग तो तब होती है अगर किसी के खाते में कोई पैसा आए, कोई कैश आए, किसी के खाते में घूमकर कैश आए। यहां पर तो एक भी ऐसा इंस्टांस नहीं कि या राहुल गांधी जी के खाते के अंदर कोई प्रॉपर्टी गई हो, या कोई कैश गया हो, या सोनिया गांधी जी के खाते के अंदर कोई पैसा गया हो। और आप सब तो ये भी जानते हैं, ये तो आंकड़ा कंप्यूटर के ऊपर मालूम पड़ता है कि भाजपा ने जो विपक्ष पार्टी के नेतागण हैं, उनके ऊपर ईडी के पर्चे दर्ज किए। और अगर आज ईडी का अगर हम कोई देखते हैं कि कितने केसेस के अंदर वो लोगों को पकड़ पाए, तो सिर्फ 1% लोग हैं, जो 1% उसका आंकड़ा है जिसके अंदर ईडी का कोई एक्शन किसी के ऊपर हो चुका है। अगर कोई कन्विक्शन रेट की बात तो कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% आता है। 98% केस जो लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर, दूसरी पार्टियों के ऊपर दर्ज किए गए हैं या उनकी इंक्वायरी खोली गई है, उसके ऊपर कोई भी कन्विक्शन आज तक नहीं हो पाया। जहां तक नेशनल हेराल्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1937 नेशनल हेराल्ड अखबार, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, उस आवाज को बुलंद करने के लिए जिसकी शुरुआत की गई। और किन लोगों ने शुरुआत की? वो देश के लोग, वो लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, देश की आजादी के अंदर अहम भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग, रफी अहमद किदवई जैसे लोग, ये सब लोगों ने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया था,
जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, किसी चीज की परवाह नहीं, उन लोगों ने 1937 के अंदर नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। और इतने मजबूती से नेशनल हेराल्ड अखबार के अंदर लिखा जाता था, आप जैसे पत्रकार भाइयों के माध्यम से, आपके लोगों की कलम की ताकत के माध्यम से, कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 के अंदर, तो अंग्रेजों ने 3 साल के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया। 1942 से 1945 तक नेशनल हेराल्ड अखबार बंद रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने उसके अंदर जब आजादी की लड़ाई की बात लिखी जाती थी, मुझे पता नहीं। और ये उसी वक्त है 1938 के लगभग, जब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी को हमने फॉर्म किया, ताकि एक ही सोच थी कि जिस विचारधारा को, जिस आजादी की लड़ाई को, की आवाज को बंद करने का काम अंग्रेज लोग कर रहे हैं, वो कभी बंद ना हो सके। और मैं ये बात आप सबसे जरूर कहना चाहता हूं कि जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के बारे में कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया में भाजपा के लोगों के बारे में कही जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 6 प्रॉपर्टी एजीएल के नाम पे खड़ी है, और उसमें से 5 प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी है, और एक ही प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो लखनऊ में है। बाकी जो एक प्रॉपर्टी कोई इंदौर में है, चाहे मुंबई में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे पंचकुला में है, जहां पर से आज भी अखबार छपता है, चाहे उर्दू और कौमी आवाज की बात हो, चाहे नवजीवन की बात हो, चाहे नेशनल हेराल्ड की बात हो, ऑनलाइन छापने की बात हो, क्योंकि ये भी हमारे संविधान के अंदर लिखा है कि हमें, जो लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो आजादी की लड़ाई के वक्त की आवाज थी, उसको बुलंद करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो आज अगर ये सभी एजीएल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर से कोई पैसा कोई आदमी के खाते में, कोई प्रॉपर्टी किसी के खाते में नहीं गई, ये मैं आपको इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जब एजीएल चला, जब एजीएल कंपनी बनी, तो चलते चलते कई बार अखबार कमजोर हो जाता है। आप तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कई बार अखबार को मदद करने के लिए हम बाहर से भी पैसा लेते हैं। तो एजीएल तो जब कमजोर हुआ, उसको प्रोटेक्ट करने की बात थी, क्योंकि जो लोग एजीएल के अंदर अपनी कलम से लिखा करते थे, कोई एडिटर था, कोई पत्रकार भाई था, कोई और पार्टी एजीएल के लिए काम करता था, उन लोगों के बकाया खड़े होने शुरू हो गए, चाहे उनका बिजली के बिल खड़े हो गए दफ्तर के। तो उससे अगर कोई पेमेंट हुआ एजीएल से, या तो पत्रकार भाइयों की तनख्वाह का बिल दिया गया, या उनका कोई वीआरएस किसी को देना था, उसको देने की बात आई, या किसी को बिजली के बिल को देने की बात आई, किसी की तनख्वाह देनी थी, उसकी बात आई, तो हर, या प्रोविडेंट फंड की बात आई, ये सभी जो पैसा था एजीएल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उस संस्था को बचाया जा सके, और वो संस्था जो कि फ्रीडम मूवमेंट की बात करती है, जो देश की आजादी के वक्त की बात करने के लिए जो अखबार की स्थापना हुई थी, उसकी बात करती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो एक 2010 के अंदर यंग इंडिया के नाम पर एक कंपनी को फॉर्म किया गया, जो कि नो प्रॉफिट कंपनी है, और उसके 6 लोग डायरेक्टर बने, 4 लोग शेयर होल्डर बने। आप सभी जानते हैं, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी रहे, सोनिया गांधी जी रही, राहुल गांधी जी रहे, ऑस्कर फर्नांडिस जी रहे, जिसमें से आज ऑस्कर जी और मोतीलाल वोरा जी हमारे बीच में नहीं, और 2 लोग नॉन शेयर होल्डर्स थे, पर डायरेक्टर्स थे, सुमन दुबे जी और सैम पित्रोदा। कहना मैं क्या चाहता हूं कि ये लोग उस नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर इनको शेयर होल्डर बनाया गया, ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स को सपोर्ट किया जा सके, अखबार की जो विचारधारा है कांग्रेस की, और जो इस देश की आवाज को हर तरीके से सच्चाई से उसके अंदर लिखा जा सके। और कोई भी जो ये नो प्रॉफिट कंपनी है, यंग इंडिया से भी 1 रुपया, 1 पेनी भी किसी के अकाउंट में नहीं गया। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग तो भैया तब होगा ना जब किसी के अकाउंट, किसी कंपनी के अकाउंट का पैसा किसी के पास गया होगा। जहां तक इनकी बात है कि जी आपने, इन्होंने कहा कि आपने डेट को कन्वर्ट कर दिया, डेट को कन्वर्ट कर दिया, ये तो एक कंपनी लॉ के अंदर एक प्रावधान है। आपने देखा होगा
कि रामदेव बाबा की बड़ी कंपनी है। हाँ? नहीं, रुचि सोया की तो कंपनी डूब रही, ठीक है। तो जो रामदेव बाबा की कंपनी है पतंजलि, तो पतंजलि ने रुचि सोया को की कंपनी को पैसा दिया ताकि पतंजलि का पैसा आ जाए, वो कंपनी चल सके। तो कहने का भाव है इसी प्रकार से बीजेपी की सरकार ने वोडाफोन के लिए किया। वोडाफोन की कंपनी का डेट को कन्वर्ट करने की जब बात आई तो उसके अंदर बीजेपी की सरकार ने उसको पैसा दिया ताकि वो कंपनी भी बन सके और वो कंपनी भी चले, ताकि वो एक स्पेक्ट्रम जब हुआ था तो उस वक्त का एक लॉ कानून बना था कि हमें उस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट को स्टेक ले लेना चाहिए। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके अंदर आज 48.99% स्टेक सरकार का है, उसी प्रावधान के तहत। तो कहने का मेरा मकसद आपसे ये है कि अगर यंग इंडिया एक कंपनी, उसके अंदर से जो 90 करोड़ रुपए की राशि की ये लोग बात करते हैं, वो 90 करोड़ की राशि अगर एसोसिएट जर्नल्स को दिया गया, वहां पर जो पैसा लोगों का देने वाला था उसके लिए दिया गया, किसी डायरेक्टर ने या किसी शेयर होल्डर ने किसी पैसे को अपने पास लेने की बात नहीं। तो कहना मेरा आप सबसे मेरा अनुरोध ये है, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई अखबार चलता है, कोई चैनल चलता है, उसको सरकार से सपोर्ट करते हैं, पर हमने बीजेपी वाला काम कभी नहीं किया। आज आप देख लो केरला के मलयाली अखबारों के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों के पैसे से विज्ञापन दिए जाते हैं। आप मुझे बता दो, पंचजन्या अखबार है, ऑर्गेनाइजर है और साथ में बीजेपी का तरुण भारत है, क्या उसके अंदर विज्ञापन के लिए पैसा नहीं दिया जाता? क्या उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता? हर अखबार को गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होती है। पर लेकिन आज ये कहना, किसी ने कह दिया कि जो ये यंग इंडिया ये तो 5,000 करोड़ की कंपनी है। अरे भाई, भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि शायद इसका अनुमान है कि 413 करोड़ रुपए की कंपनी, ये उसको 5,000 करोड़ बताते हैं। मेरा कहने का मकसद यह है, आप लोगों के माध्यम से आज जनता के संग हम ये बात रखना चाहते हैं कि बहुत सारी बातें आज की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने की, और हम सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से उन्होंने एक सोनिया जी, एक त्याग मूर्ति का नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के पद को संभालने के लिए अपनी तरफ से त्याग करके कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो सोच ऐसी है, कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सींचा है, आजादी से लेकर कुर्बानियां दी हैं। देश की आजादी के अंदर अगर कुर्बानियां देखी जाए, आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। और जहां तक महात्मा गांधी जी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात है, उन्होंने भी वक्त वक्त पे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को ऊपर से बैठकर देखा, उनको रास्ता दिखाया, इस देश को रास्ता दिखाया। तो आज सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन लोगों के संज्ञान के अंदर हम ये लाना चाहते हैं कि चाहे वो यंग इंडिया हो, चाहे वो एसोसिएट जर्नल्स हो, कोई भी पैसा, 1 रुपया भी कभी किसी के पास वहां से गया नहीं है। कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, चाहे राहुल गांधी जी की बात हो, सोनिया गांधी जी की बात हो, प्रियंका गांधी जी की बात हो, उनके परिवार की बात हो, किसी की बात हो, कोई पैसा इस जगह से किसी के पास नहीं है। और ये जो बीजेपी की हर वक्त झूठ बोलकर जो देश के अंदर आज अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज 365वें दिन आकर एक चार्जशीट फाइल कर दिया। हम जहां पर सड़क पे लड़ाई लड़ने की बात आएगी वहां पर भी लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, ना कांग्रेस पार्टी कभी पहले डरी है, ना आने वाले वक्त में डरेगी। ठीक है, आज बीजेपी को सत्ता मिली, लेकिन बीजेपी की सत्ता के अंदर आज आम आदमी कहां जा रहा है? बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ हो रहा है, जो छोटा उद्योगपति है उसका क्या हो रहा है? आज बेरोजगारी कितने बड़े पद पर है नौजवान भाइयों का। मुझे कोई पत्रकार भाई से मैं बात कर रहा था, उस भाई ने बताया मुझे, मैंने कहा भैया बताइए, हमारा जो सेशन हुआ एआईसीसी का, आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाया,
उसका क्या आउटपुट रहा, क्या था वो पॉइंट, जिसके साथ प्रदेश के और देश के अंदर जो बीजेपी की विचारधारा जिस प्रकार से उनकी सरकार चल रही है उनमें थलथली सी मच गई। और यही कारण हुआ कि इन लोगों ने ईडी का चार्जशीट फाइल किया, और वो ईडी का आने की बाद उसकी चार्जशीट फाइल किया, जिसको इलेक्शन कमीशन और जिसको ईडी खुद बंद कर चुकी है 2015 के अंदर। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई भी साथी भाई कोई बात रखना चाहता हो, कोई सवाल पूछना चाहता हो। आपने बोला कि अधिवेशन गुजरात में हुआ इसलिए इसको टारगेट किया, तो यदि बाकी कोई स्टेट में अधिवेशन हुआ होगा या सिक्योरिटी होगी तो मान लेंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने रेजोल्यूशन लेकर आए, किस प्रकार से खड़गे साहब और राहुल जी ने मोदी जी और अमित शाह के बारे में कहा, इस देश के अंदर जो राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ेगी, जो वो बात कही तो उसको उससे थलथली मची। नहीं तो जो ईडी का केस 2012 में बंद हुआ, 2015 में ईडी ने खुद बंद कर दिया, ईडी के डायरेक्टर की बदली हो गई। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन को वापस ले लिया, और 2021-22 में बीजेपी ईडी को कंप्लेंट देती है, और उसके अंदर जब ईडी चार्जेस फ्रेम करने के लिए अटैचमेंट ऑर्डर 2024 में निकाल दिया 8 अप्रैल 2024 को, तो एक साल के बाद 365 दिन के बाद 9 अप्रैल 2024 को ही क्यों चार्जशीट फाइल होती है, जब यहाँ पे अधिवेशन बंद हो गए। तो ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है या जो जगह हमारे लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अहमदाबाद की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पे गांधी वहां पर गांधी आश्रम के अंदर प्रेयर मीटिंग हुआ ना, आप सब लोग वहां पर थे, ये कितनी श्रद्धा से हुआ, ये सदाकत आश्रम के अंदर कितनी श्रद्धा से हुआ, कितने मन से हुआ। तो यहाँ इस मेरा भी राजनीतिक करियर इस प्रदेश से बना है। मुझे भी राजनीति के अंदर सबसे पहले जिम्मेवारी इस प्रदेश की मिली थी, और मैं समझता हूँ कि इसकी एक अपनी मर्यादा है, जहां पर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पर लेकिन आज क्या हो रहा है देश के अंदर, प्रचार के तहत ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस देश के लिए कुछ नहीं किया। आज कानून शिक्षा का कानून आया तो कौन लेके आया, आज भूमिकरण बिल आया तो कौन लेकर आया। तो कहने का मकसद ये है, ये ठीक है कि उनकी सरकार है, उनके पास फाइनेंशियल पावर है। आज शेयर मार्केट का क्या हाल हो रहा है, जैसे गुजरात ग्रो कर रहा था, आज शेयर मार्केट का क्या हाल हो रहा है। तो कौन दब रहा है, छोटा आदमी दब रहा है, छोटा कारोबार करने वाला, व्यापार करने वाला आदमी दब रहा है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जो सेशन हुआ, सेशन के अंदर इस देश के जनता के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे थे देश के, उनको जब खड़गे साहब और राहुल जी ने जोर से रखा, तो उनके पास कोई और बात नहीं रही। उनके पास वही ईडी का केस आया जो 2012 में बंद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, 2015 में उस केस को ईडी ने खुद बंद किया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2020 के अंदर और 21 के अंदर कोर्ट से वापस लिया क्रॉस एग्जामिनेशन, और भाजपा ने खुद उसको ईडी के अंदर उसकी पेशकश की, और उसके बाद उसका एक साल पहले जो अटैचमेंट ऑर्डर आया था, उसके 365 दिन होते हैं एक चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो आखिर वाले दिन ही क्यों उसको फाइल किया गया, तो आप सब टाइमिंग समझ सकते हैं। सिंह जी, एक क्वेश्चन है, आप बोलते हैं जो कि इस तरीके से, लेकिन ईडी का कानून आप ही लाए थे, कहीं ना कहीं संशोधन करने में भूल रह गया था आप लोगों को? नहीं, कोई संशोधन, मैं ईडी के कानून की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं किसी संस्था का कोई कानून बनाने उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसके उपयोग की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज ईडी का जो डर पूरे देश में लोगों के मन में रहता है, तो वो तो सरकार के हिसाब से काम करता है। तो इसके लिए वो जब डर रहता है तो वो लोग को बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि चार्जशीट हो चुका है, एक सप्ताह हो चुका है, क्या कांग्रेस पार्टी को कोई आधिकारिक तौर पे वो चार्जशीट की कॉपी मिली है? अगर यदि मिली है तो कांग्रेस पार्टी उस चार्जशीट को चैलेंज करेगी? क्योंकि आपने बताया कि ईडी ने भी केस बंद कर दिया था, उसने भी केस बंद कर दिया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको लीगली चैलेंज करेगी? सबसे पहले तो जो आपने कहा
तो मैं बात अपनी रखने भूल गया था। अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया कि पहले तो आज तक ईडी का चार्जशीट फाइल हुआ है, वो चार्जशीट का कॉपी हमें तक नहीं मिला। तो आप इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ईडी की चार्जशीट का कॉपी मिलता है तो उसके बाद उसको अगर आगे वाली कोर्ट में फाइल करना है तो उसके अंदर भी एक टाइम की मियाद होती है कि यू हैव टू फाइल इट इन 30 डेज, 60 डेज, व्हाटएवर। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ तो अभी चार्जशीट की कॉपी अभी तक हमारे को मिली, और दूसरी बात, जहां तक आगे फाइल होगा कि नहीं होगा वो हमारी लीगल टीम सक्षम, वो उसके ऊपर अच्छे से सोच विचार कर फैसला करेगी। सारी लीगल टीम ने पहले भी अच्छे से इस केस को लड़ा है। अगर 2012 से आज 2025 आ गया, 2 बार वो केस बंद हो चुका, तीसरी बार सुब्रमण्यम स्वामी जो एक खुद अपने आप को मजबूत नेता कहते हैं वो वापस ले चुके, और उसके बाद जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे तो बीजेपी को ईडी के पास जाकर रखना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी लीगल टीम है वो उसको अच्छे से देखेगी और किस वक्त उसको स्टडी करने के बाद उसके ऊपर दायर फाइल करना है फाइल करेगी। सर, तो मेरा एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। अधिवेशन गुजरात में रखा था, इसलिए बीजेपी ने ये आखिर दिन पे ईडी के द्वारा ये चार्जशीट फाइल कर रही है, अधिवेशन के मुद्दों को लेकर। ऑब्वियसली अधिवेशन के मुद्दों को लेकर है। कमाल, आप अधिवेशन तो कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के 100 जो उनकी अध्यक्षता के हुए उसके साथ पूरे साल की सेलिब्रेशन चल रही है और उसी के अंदर अधिवेशन आया। पर लेकिन जो मुद्दे यहाँ पर राहुल गांधी जी ने जनता के सामने रखे, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे थे, जो राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने मुद्दों की मोदी जी और शाह साहब की सरकार के बारे में रखा, आज उसकी बुखलाहट में आकर ये चीज हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विजय जी, एक सवाल है, आप पंजाब से आते हो, फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों के स्टूडेंट पर बैन कर दिया है, उसकी वीजा प्रोसेस उसको कम करते हैं, क्या कहते हैं? देखो भाई, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। मैं राज्य सरकारों को यही कहना चाहता हूं कि जो कमियां उसको दूर करना चाहिए। बहुत सारे नौजवान युवाओं का भविष्य इसके साथ जुड़ा है। ये बात अगर हुई है, क्या कारण है, उसको देखना चाहिए, उसको ठीक कर उसको उसके ऊपर फॉलो अप करना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब हो। क्योंकि अगर हम ये कहें कि गुजरात के प्रदेश के बच्चे और पंजाब के प्रदेश के बच्चे या हरियाणा के प्रदेश के बच्चे, कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ नहीं सकता या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सकता या यहाँ नहीं पढ़ सकता, तो ये सरकारों, जिम्मेवारी सरकार की है, उनको देखना चाहिए कि ऐसी बात क्यों वो लोग देश कर रहे हैं, वो देश क्यों कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो भी उसको ठीक करने की जरूरत है उसको करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा है। थैंक यू वेरी मच।